चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का क्या देख रहे हैं? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इसका आज एक पार्ट नंबर कितना होगा? पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट नंबर कितना? तो इसमें हम लोग लास्ट पॉइंट देखे थे प्रकाश के परावर्तन के नियम तक ना। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण। इसके बारे में, दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। इंग्लिश में कहते हैं मिरर ना। वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो प्रकाश के परावर्तनों लिख देते हैं, ठीक ना। परावर्तनों के नियम को, प्रकाश के परावर्तन के नियम को अनुसरण करता है। अनुसरण करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक सतह राजतीत किया हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें एक सतह क्या रहेगा? राजतीत किया हुआ रहेगा, ठीक है ना। इसमें प्रकाश की किरणें जिस सतह पर पड़ती है, ठीक, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सतह? परावर्तक सतह कहते हैं, याद रहेगा। परावर्तक सतह कहते हैं। दर्पण एक वैसा पदार्थ है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को फॉलो करता है, अनुसरण करता है। इसमें एक सतह रंगा हुआ रहेगा, सिल्वराइज किया हुआ रहेगा। इसमें प्रकाश की किरणें जिस सतह पे पड़ती है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। दर्पण जो होते हैं सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला का नाम समतल दर्पण, दूसरा का नाम गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। क्लियर? समतल को इंग्लिश में फेंकेंगे तो प्लेन मिरर, प्लेन। अब इसको बोलेंगे तो स्फेरिकल। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी दो वर्गों में हमने क्या किया है? बांट दिया है। एक को कहेंगे अवतल, एक को कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अब एक को कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्लियर? अवतल को कहते हैं कनकेव मिरर। क्या नाम है? कनकेव मिरर। अब इसका नाम है कन्वेक्स मिरर। क्या नाम है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। समतल दर्पण का जो चित्र बनेगा इस प्रकार से बनेगा। देखो ऐसा बना दिए। क्या है? समतल। अवतल को बनाना होगा तो इस प्रकार से बना देंगे, और उत्तल को अगर बनाना है तो इस प्रकार से। ये क्या है? ये आपका उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण है। अभी आपका क्या है? ये अवतल है। क्या है? अवतल। इसको एक बार देख लीजिए। हालांकि किताब में आपको दर्पण की परिभाषा नहीं मिलता है। क्लियर? किताब में किसकी परिभाषा नहीं मिलेगा? दर्पण क्या है उसकी परिभाषा नहीं मिलता है। हमने भी परिभाषा जोड़ तोड़ के बनाए हैं। वैसा दर्पण जो प्रकाश के परिवर्तनों के नियमों को पालन करेगा। नहीं, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण का एक सतह पारदर्शी होगा, मतलब एक तरफ में आपका मतलब क्या है? एक तरफ में प्रकाश की किरणें आपतित होगी और उसी सतह से लौट भी जाएगा। अब एक तो ऐसे समझो कि ये आपका ऐनक, शीशा देखें, शीशा है, और शीशा का एक सतह को हमने क्या कर दिया? रंग दिया।
तो एक सतह को रंग दिए, शीशा में पहले प्रकाश की किरणें आर पार होती थी, उसको हमने एक सतह को क्या कर दिया, रंग दिया। एक सतह को रंग दिए तो बाकी हम अपना चेहरा को देख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि एक सतह रंगा हुआ है, अब एक सतह ऐसी ही है। जिस सतह के सामने हमारा चेहरा पड़ता है वो सतह आपका कहलाएगा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह अगर समतल है तो उसका नाम है समतल दर्पण। परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ है अवतल और उठा हुआ है उत्तल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देख रहे हैं कौन दर्पण? समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। ठीक है। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसकी जिसकी परावर्तक जिसकी परावर्तक सतह क्या है? समतल होती है। कैसी होती है? समतल होती है। समतल होती है। कौन दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना? समतल दर्पण, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाले, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या? प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब बनेगा ना जी, दर्पण के सामने कोई वस्तु खड़ा होगा ना, उसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? उसकी हम क्या देखने वाले हैं? विशेषताएं। पहला, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनेगा? काल्पनिक। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा बनता है। क्लियर? कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, बराबर होगा वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कहां से? दर्पण से। कहां से? दर्पण से। दर्पण से मतलब ऐसे लिखना चाहिए था। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है दर्पण से वस्तु की दूरी ना। मतलब दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु 5 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कितना मीटर की दूरी पर बनेगा? अगला पॉइंट, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की क्या? ऊंचाई इसके बराबर होगा वस्तु। वस्तु का ही एक नाम और है जिसको बिंब कहते हैं। क्या नाम है? बिंब। बिंब के ऊंचाई के क्या होगा? बराबर होगा। प्रतिबिंब अगर वस्तु अगर 5 फुट का है तो ऐनक के सामने किसी वस्तु, वही वस्तु को देखेंगे तो 10 फुट का बनेगा, 7 फुट का बनेगा? नहीं, कितना का बनेगा? 5 फुट का बनेगा। 5 फुट का कोई वस्तु खड़ा है दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब की जो हाइट होगा वो भी कितना फुट का होना चाहिए? 5 फुट का होना चाहिए। क्लियर? प्रतिबिंब घर में जो आपका ऐनक होता है वही तो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में आप दिखाइएगा बायां हाथ तो बनेगा, फील तो कैसा होता है? दायां। मतलब आप दर्पण के सामने ले रहे हैं बायां हाथ तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है मतलब फील हो रहा है आपको है बायां, लेकिन फील हो रहा है दायां। नहीं, घड़ी बांध ले हैं बायां हाथ में लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं बायां में नहीं है, किसमें है? दायां में है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। ले जाइएगा का सामने ABCD का अक्षर P तो बनेगा Q, और ले जाइएगा Q तो बनेगा P, बनेगा ना। और ले जाइएगा M तो W थोड़ी बनेगा, M वाला उल्टा M बन जाएगा और W वाला उल्टा W बन जाएगा। ले जाइएगा L, L ले गए ऐसे, L आप ले जाओगे इस प्रकार से लेकिन बनेगा इस प्रकार से। क्या नोटिस किए हैं? नोटिस किए होंगे आप? नहीं। दर्पण के सामने घड़ी को ले जाइए
और बज रहा है 3, तो वहां बजेगा कितना? 9। ऐसे कीजिएगा, 3 दिखाइए वहां पे, तो बजेगा कितना? 9। 3 वाला 9, 6 वाला 6 ही रहता है। अब 10 वाला 2 बजेगा, ठीक है, और 5 वाला 7 बजेगा। आप घर पे ऐसे जाके देख सकते हैं। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से क्या बनता है? एक लॉजिक बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं। दो ये बात याद रखिएगा, एक बाउ अवेक, एक बाउ अवेक काशी ना। बाउ का मतलब बा फोर वास्तविक, ऊ फोर उल्टा, और का फोर काल्पनिक, सी फोर सीधा। काल्पनिक का ही दूसरा नाम आभासी होता है। काल्पनिक का ही दूसरा नाम, काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या होता है? आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, देख सकते हैं ना। ये हो गया समतल दर्पण की क्या, समतल दर्पण का चित्र कैसे बनेगा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं ना। मान लो कि दीवार में लगा हुआ है, इस सामने वाला सतह क्या कहलाएगा? सामने वाला सतह क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह ना। ई वाला सतह क्या कहलाएगा? राजतीत, राजतीत सतह। ये रंगा हुआ है ना। बोलिए अभी दर्पण का नाम, कौन दर्पण? समतल दर्पण। कितना बात क्लियर है? देखो बढ़िया से, समतल दर्पण की हम लोग क्या देख लिए हैं? समतल दर्पण की विशेषता। अभी देख लेते हैं कुछ और पॉइंट टूटल होगा, उसको भी देख लेते हैं। किताब में देख लें क्या? चलो, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या बनेगा? उतना ही पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, जितना की वस्तु दर्पण से आगे रहेगा, आगे रहेगा, ठीक है। प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण के सामने या आगे रहेगा। मतलब है पास में तो बनेगा दूर में, है दूर में तो बनेगा पास में। देखो ना, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण से आगे रहेगा ना, वही बात है। अच्छा, कहा गया कि किसी भी दर्पण में अपना पूरे लंबाई को देखना है, पूरे शरीर को क्या करना है? देखना है। नहीं तो उसके लिए दर्पण की डायमेंशन कितना होना चाहिए? दर्पण का जो डायमेंशन होगा वो पूरे शरीर का 50%। हम चाह रहे हैं कि 100 फुट लंबी बांस है, उसको हम देखना चाहते हैं दर्पण में, तो कम से कम मिरर आपका कितना फुट का होना चाहिए? 50 फुट का। तो कितना परसेंट? 50% ऑफ बॉडी। शरीर का कितना परसेंट? एटलीस्ट। मतलब आप अपने पूरे शरीर को देखना चाहते हैं, आप 4 फुट का व्यक्ति हैं, तो आप पूरा शरीर को देखने के लिए कम से कम आपका दर्पण जो होनी चाहिए वो 4 फुट का आप हैं, तो आपका दर्पण कम से कम 2 फुट का जरूर होना चाहिए। 10 फुट की वस्तु को देखना चाहते हैं तो दर्पण एटलीस्ट कम से कम 5 फुट का जरूर होनी चाहिए, तभी आप अपना पूरा उसमें चेहरा को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, निहार सकते हैं। नहीं, यही समतल दर्पण घर में क्या है? ऐनक के रूप में है। किस रूप में? ऐनक। इसी को ना कहते हैं ऐनक, इसी का नाम है ऐनक, इसी का नाम है समतल दर्पण। इतना बात क्लियर है? बोलो। इसमें एक बात और, काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी पर्दे पे उतारा नहीं जाता है। काल्पनिक का मतलब कि ऐनक के सामने आप खड़ा हो गए, ठीक ना? ऐनक के सामने क्या हो गए? खड़ा। और खड़ा होने के बाद वहां से हट गए, तो क्या वहां पे फोटो हमेशा के लिए आपको उपलब्ध है? नहीं है। वो प्रतिबिंब आपका मतलब जब तक आप हैं तभी तक वो आपको वहां पे बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप चल गए तब वो आपका वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है। हम लोग मोबाइल फोन में क्या करते हैं? मोबाइल फोन या कैमरा में फोटो को क्लिक करके सेव करके रख लेते हैं, बाद में उसको चाहो तो निकाल सकते हो। नहीं, उसको हमने क्या किया? उसको निकाल सकते हैं, उसको हम लोग वीडियो के रूप में चला सकते हैं, पर्दे पे दिखा सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में ऐसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं होता है। ये बात क्लियर है क्या? एक बार पढ़िए आप लोग, ठीक है? एक बार आप लोग पढ़ लो।
अब हम लोग देखेंगे कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण, जो कि दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण ये दो प्रकार के हैं जी। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसका परिभाषा पहले बनाते हैं। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? जिसका परावर्तक सतह वक्र हो। क्या हो? वक्र हो। हाँ, नया चम्मच खरीद लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए, देख पाओगे कि नहीं? नया चम्मच में आप अपना चेहरा को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो कौन दर्पण है? वो आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक का नाम है अवतल दर्पण, एक का नाम है अवतल दर्पण, और एक का नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? इसका परिभाषा लिख रहे हैं जी। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो। धंसा हो ना। परावर्तक सतह तो क्या करता है? मारेंगे झप्पड़ से क्या कल आ जाएगा? पढ़ने का तरीका पता नहीं है तुमको। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा। वैसा दर्पण जिसका कौन सतह? परावर्तक सतह उठा हुआ हो। कैसा हो? उठा हुआ हो ना। इसमें किसी भी वस्तु का जो, अच्छा पहले इसका चित्र बना दे। क्या पहले क्या बना दें? चित्र। देखिएगा क्या है? कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ई जो है से क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। देखो ई वाला सतह है से क्या है? धंसा हुआ है। अब ई सतह है से क्या है? उठा हुआ है। नहीं, इस प्रकार से ऐसे खींच सकते हैं, है ना बाबू? यहाँ पे ई दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ कैसा बनेगा? सिर्फ काल्पनिक बनता है। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। हम लोग और डिटेल में देखेंगे। सिर्फ कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सिर्फ काल्पनिक, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधा होते हैं और वस्तु से छोटा होते हैं। वस्तु से क्या होते हैं? थोड़ा इसके बारे में भी देख लीजिए। इसके बारे में, इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा से क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और साथ में काल्पनिक भी बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक भी। प्रतिबिंब वास्तविक भी और प्रतिबिंब काल्पनिक भी, मतलब दोनों ना। इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा होगा? तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, छोटा में भी बहुत छोटा भी बन सकता है, और वस्तु के बराबर। तीनों बात। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा और वस्तु के बराबर। क्लियर? ये हो गया कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा होता है ना, इसमें हम क्या किए? इस प्रकार से देखो, यहाँ से काट लिए, ये दोनों खंड को हम काट के अलग कर लेंगे। इसमें देखो इन्हें क्या कर दिए? बाहर से रंग दिए हैं, और इसमें हमने अंदर से रंग दिया। अंदर से रंग दिए तो ये बन गया उत्तल और ये बन गया अवतल। किसका खंड है? गोलीय दर्पण का। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होती है? वक्र होती है। वक्र को इंग्लिश में कहते हैं कर्व, CURVE, कर्व ना। ये कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक का नाम अवतल, एक का नाम उत्तल। देखो ये अवतल है। ये वाला सतह का नाम क्या होगा? बोलो। प्रवर्तक सतह। कौन सतह? ये वाला सतह का क्या नाम होगा? प्रवर्तक। दोनों में होगा ना, प्रवर्तक सतह। अभी सतह का नाम है रजतित। रजतित रंगा हुआ है ना जी, रजतित सतह। अब यहां से लेके यहां तक जो होगा ना बाबू, इसको हम द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है
द्वारक। क्या नाम है? जिसका संकेत ए होता है, अपर्चर। क्या नाम है? अपर्चर। यहां से भी देखिएगा तो ई वाला, ठीक है। बोलो, इसका नाम हो जाएगा द्वारक। ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? वक्र हो। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। इस वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, छोटा, बहुत छोटा या वस्तु के बराबर होते हैं। कब कहां बनते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग टॉपिक पकड़े हैं किसका? गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण में हमने सिर्फ देखा है अवतल दर्पण और देख लिए हैं उत्तल दर्पण। नहीं, कुछ कुछ और अलग से आपको इंफॉर्मेशन दिए हैं कि इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक है, वस्तु से छोटा और सीधा बना। उसमें वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वास्तविक और काल्पनिक दोनों ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए। लड़का एकदम के रंग अच्छा बना दिया है, एक को दिन ढलवा नहीं करवाता है। इतना मूड गर्म होता ना इसको, कहीं 45 को यहाँ ले लाए थे। अरे कम से कम साफ करवाना चाहिए। आगे बढ़े। अभी का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपको पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक ना। टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ओके, गोलीय दर्पण होगा तो गोलीय दर्पण किसका बना हुआ है? किसी खोखले गोले का। तो गोला में क्या क्या होता है? गोला में केंद्र होता है, गोला में त्रिज्या होता है, पता है ना। उसी से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, निम्नलिखित पदों को परिभाषित करेंगे। इसमें कौन कौन से टर्म आपको पढ़ना होगा, कौन कौन से पद आपको जानना होगा, उसको यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं। पहला इसको जानना होगा ध्रुव। क्या जानेंगे? ध्रुव। दूसरा हम लोग जानेंगे प्रधानज। कौनज? प्रधान। अच्छा, सजा के लिख देते हैं। पहला का नाम ध्रुव, दूसरा का नाम वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या से पहले वक्रता केंद्र ना। तीसरा में आपको वक्रता त्रिज्या, उसके बाद मुखज। कौनज? मुखज का ही दूसरा नाम प्रधानज। कौनज? प्रधानज। क्लियर है ना। उसके बाद फोकस। क्या? फोकस के बाद फोकस दूरी। और अंत में पढ़ना चाहोगे तो आप द्वारक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्लियर? यही सब पांचों या छह टर्म आपको जानना होगा। ध्रुव इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहेंगे सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग कहेंगे मेन एक्सिस। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम होगा फोकस, FOCUS। इसका नाम होगा फोकस लेंथ। लेंथ मतलब दूरी होता है, लंबाई होता है। इसका नाम है अपर्चर। मैंने देख लेना एक बार, अपर्चर। ठीक है, यह है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण क्या पद को यहाँ पे टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुखज, फोकस, फोक्सांतर इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फोक्सांतर। और लास्ट में अपर्चर, हिंदी, द्वारक, फोकस दूरी, फोकस, मुखज, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और लास्ट में ध्रुव। यही आपका मेन महत्वपूर्ण गोलीय दर्पण का क्या है?
पद है, टर्म है। अब हम लोग बारी बारी से इस सभी पदों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे ना। पहला पद का नाम क्या है, ध्रुव। क्या नाम है जी, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। दर्पण जो होगा ना, दर्पण चित्र लास्ट में बनाएंगे। दर्पण के मध्य में जो बिंदु है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित करेंगे, और पी द्वारा सूचित किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। मान लो कि आपको 100 मीटर जाना है, 100 मीटर का आधा कितना हो गया, 50 मीटर, तो मध्य बिंदु हो गया। पी द्वारा सूचित किया जाता है ना, इसको ध्रुव को पी द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर। दूसरा टर्म आपका क्या होगा, दूसरा टर्म का नाम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले का बना होता है, गोले का बना होता है, उसके केंद्र को क्या कहेंगे, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। सी द्वारा इसको सूचित करेंगे, किसको से, सी द्वारा सूचित किया जाता है, सी द्वारा सूचित किया जाता है। याद रहेगा। ये दोनों को चित्र से एक बार समझ लीजिए। ये दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, अवतल है ना। ये दर्पण के कोई मध्य बिंदु होगा ना, इसका नाम क्या है, बोलो। अच्छा, ये गोलीय दर्पण है, ये गोला से बना होगा, किसको से, इसमें बीच में केंद्र होगा कि नहीं। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है, सपोज जैसे हमने बना दिया, इसमें यहाँ पे केंद्र होगा ना, इस केंद्र का नाम क्या होगा, इस केंद्र का नाम बोलो। इस केंद्र का नाम, यहाँ पे P है, यहाँ पे C है, इस केंद्र का नाम ऐसे मिला देंगे बाद में। इस केंद्र का नाम इसी है ना, इसी का नाम है क्या, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग का बना होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, गोला में केंद्र। लेकिन गोला बदल गया खुदे किसमें, दर्पण में। तो दर्पण में इसका नाम क्या होगा, दर्पण में इसका नाम होगा वक्रता केंद्र, क्योंकि दर्पण का सतह वक्र है, इसलिए वक्र से बन गया क्या, वक्रता, और केंद्र से क्या हो गया, केंद्र हो गया, इसका नाम है वक्रता केंद्र। क्लियर। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग का बना होता है, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। किससे सूचित करेंगे, C द्वारा सूचित किया जाता है। नहीं, आगे का टर्म देखिए, अब आएगा कौन, वक्रता त्रिज्या। कौन आएगा, वक्रता त्रिज्या। इसे R द्वारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसके त्रिज्या को, उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण में यहाँ पे क्या होगा, केंद्र होगा, यहाँ पे दर्पण का मध्य बिंदु होगा। दर्पण का कौन बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, और दोनों को मिला रहे थे, ये भी अक्ष बनेगा। ई जो है ना, ई वाला, इसी का नाम क्या है, R। हालांकि इससे पहले हमको समझना चाहिए था मुख अक्ष। कौन अक्ष, मुख से अक्ष, उसको भी देख लेते हैं। मुख अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखा को मुख्य या प्रधान अक्ष
कहते हैं ना। ये कहां से गुजर रहा है? पी से, और पी और सी से गुजरने वाली जो लाइन होगा ना, उसी का नाम क्या है? मुख अक्ष, या इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होगा, उस रेखा का नाम या तो मुख अक्ष या तो प्रधान अक्ष। ये आपका पूरा हो गया प्रधान अक्ष, जिसको हम शॉर्ट में पीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीसी। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म और था ना, फोकस। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या? द्वारक। क्या समझ लेंगे? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई या द्वितीय भाग की लंबाई, द्वितीय भाग की क्या? द्वितीय भाग की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इसे हम ए द्वारा क्या करते हैं? ए द्वारा सूचित करते हैं। कितना टर्म आपको देखिए। दर्पण के चौड़ाई या द्वितीय भाग को क्या कहेंगे? ये है नहीं बोला, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो होगा ना, ये आपका क्या है? अपर्चर, द्वारक। पढ़ो इसको। नोट कर लेना बढ़िया से। क्या समझे? ग्रुप में डालते हैं डेली, आप लोग देख लिया करो। फोटो ले लिए क्या? हम नहीं लिए हैं? ले लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। 2 टर्म और बचा हुआ है। छुट्टी आपका 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक ना? छुट्टी उसी टाइम में होगा जिस टाइम में होता है, होते रहेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। 2 टर्म हम और सीखेंगे जी। एक का नाम है फोकस, एक का नाम है फोकस। इंग्लिश में इसको FOCUS कहते हैं, और इसका संकेत क्या है? बड़का एफ, बड़का एफ, ठीक ना? देखिए, दर्पण है। दर्पण जब भी हम बनाते हैं ना, तो फिलहाल मान के चलो कि कौन दर्पण बनावेंगे? अवतल। दर्पण में कौन दर्पण? अवतल। ये दर्पण में क्या क्या है? ये बिंदु को क्या कहेंगे? P। ये बिंदु को क्या कह रहे हैं? C। ये बिंदु को यहाँ पे कुछ आगे होगा ना, उसको बाद में देखेंगे। चलिए, हालांकि यहाँ पे नहीं होता है, इतना पे समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि मुख अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आएगी, और आने के बाद क्या है? रुक गया। मुख अक्ष के समानांतर कोई किरण आवेगा, और आने के बाद दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को पालन करते हुए मुख अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा, वही बिंदु उसका क्या होगा? वही बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। पहले इसको चित्र से समझा लेते हैं। देखो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है? चलो देखना, यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा, यही बिंदु फोकस है। इतना ही की दूरी पे क्या ले लेंगे? C। पहले परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पे। मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के क्या? समानांतर आने वाली, आने वाली, आने वाली सभी, आने वाली सभी किरणें दर्पण से, दर्पण में परिवर्तन होगा और लेंस में अपवर्तन होगा। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है क्या? मिलती हुई, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत होती है। वह बिंदु, वह बिंदु दर्पण का, दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस कहलाता है। दर्पण का फोकस कहलाता है। इसे बड़का एफ द्वारा क्या करेंगे? बड़का एफ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार की बिंदु हो गया ना। बिंदु का संकेत हमेशा बड़ा में, छोटा है कि बड़ा? बड़ा। ई वाला को हम एफ कहेंगे। ये अवतल है,
इसलिए वास्तविक है। अवतल में वास्तविक और उपतल में काल्पनिक होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोकस। क्या देखेंगे? फोकस दूरी, इसी का नाम है फोकसांतर। क्या नाम है? फोकसांतर। बिल्कुल सिंपल है। देखना, P से F की दूरी को क्या कहेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की क्या, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर, फोकसांतर कहते हैं। इसे छोटा f द्वारा क्या करेंगे? छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक ना? छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना? तो ये हो गया ई वाला, यहां से लेके यहां तक ई वाला हो जाएगा फोकस दूरी, और ई वाला जो है ना, ई वाला इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है? तो एक बार समझ लीजिएगा, पी एफ बराबर छोटा एफ, पीसी बराबर आर, पीसी बराबर आर, अब यही जाके आगे कितना के बराबर होगा? आर बराबर 2f, जिसको हम लोग साबित करेंगे अगले दिन। पीसी, और यहाँ पे सी को हम क्या कहेंगे? सी को कहेंगे वक्रता केंद्र, पी को कहेंगे ध्रुव, पी का क्या नाम है? ध्रुव, पी का क्या नाम है? ध्रुव। और कुछ है? और आर का क्या नाम है? वक्रता त्रिज्या। आज की सेवा यहीं पे खत्म, ठीक है ना? बाकी मिलेंगे हम लोग अगले दिन।